यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। माही ने अपनी चमकती आंखों से सामने मौजूद उसे सुंदर तालाब की तरफ देखा, जहां बहुत से समुद्री जीव एक दूसरे के साथ उछल कूद कर रहे थे। पर माही का ध्यान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने खींचा तो वह थी वह छोटी जल परियों की तरफ, जो बार बार पानी के बीच में से गायब होकर कुछ दूर मौजूद एक छोटे से तालाब तक पहुंच जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर अब माही यही चीज सबसे ज्यादा अजीब लगू। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो किसी जादू का उपयोग करके यहाँ से गायब हो रही है, क्योंकि जिस तरह का पानी के अंदर जाती और फिर अचानक दूसरी तरफ से बाहर आती, हो सकता है यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो जो माही की बहुत ज्यादा मदद कर सकता था, जिसे बारे में सोचकर ही माही की आंखें इस समय सितारों की तरह चमक रही थी। माही ने जल्दी से अपने कदम उन छोटे जल परियों की तरफ बढ़ाए, परंतु माही को अपनी तरफ आता देखते ही वो जल परी या तुरंत पानी के अंदर चली गई, जिसे देख माही की सारी खुशी पल भर में ही गायब हो गई। ये चीज उसके दिमाग में कैसे नहीं आए कि आखिर वो कैसे इन छोटी छोटी जल परियों से बातें करेगी। माही अभी इसी बारे में सोच ही रही थी कि राजा सोम की आवाज एक बार फिर माही के कानों में आए। ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसे सुन माही ने असमंजस में राजा सोम से सवाल किया, क्या मुश्किल नहीं है राजा सोम? जिसे सुन राजा सोम ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, यही कि यह जलपरियां बहुत ही साफ दिल और साधारण से जीव है। इनसे बातें करना या मिलावट करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस एक कार्य करना है। इसके बाद राजा सोम ने माही को कुछ बताया, जिसे सुन माही ने अपने कदम उसे बगीचे में मौजूद एक बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ा दिए, जहां एक बहुत ही विशाल और अनोखा वृक्ष मौजूद था। यहाँ पर मौजूद सभी जीव उसी विशाल फलों से लदे वृक्ष को ही खाते और उछलते कूदते वहां से चले जाते, जिन्हें देख माही ने भी धीरे धीरे उसे पेड़ की तरफ चलना शुरू किया। कुछ ही देर में माही उस सुंदर वृक्ष के पास पहुंच गई। राजा सोम ने माही को बताया था कि इस वृक्ष पर लगने वाले फल बहुत ही खास और जलपरियों के पसंदीदा होते हैं, जिनकी मदद से हो सकता है वो जलपरिया से दोस्ती कर सके। जिसे सुनकर ही माही इन फूलों को लेने के लिए यहाँ आई थी। माही ने उसे बड़े से वृक्ष की तरफ देखा, जिसके निचले हिस्से में मौजूद सारे फलों को यह मौजूद छोटे छोटे जीवों ने खा लिया था। वैसे तो इस वृक्ष पर फलों की कोई कमी नहीं थी, पर जितने भी फल अब उसे पर मौजूद थे वो सभी काफी ऊंचाई पर मौजूद है। पर यह चीज कम माही के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। माही ने अभी अभी अपनी शक्तियों को जागृत किया था। उसकी भूमि शक्ति भी अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, इसलिए माही ने ज्यादा देर ना करते हुए आज पहली बार अपनी भूमि शक्ति का प्रयोग किया, जिससे धरती से कुछ पेड़ों की लताएं निकालकर ऊपर उन फलों की तरफ गई और एक ही बार में उन्होंने पेड़ पर मौजूद बहुत से फलों को नीचे गिरा दिया। वही इतने सारे फलों को नीचे आता देख वहां मौजूद सभी जीव, जो इस वक्त माही को ही देख रहे थे, वह भी भागकर माही के पास चले गए और उन फलों का लुत्फ उठाने लगे, जिन्हें देख माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माही ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ फलों को उठाया और बाकियों को वहां मौजूद जीवों के लिए छोड़कर वापस अपना रुख उस तालाब की तरफ किया। वही एक बार फिर माही को अपनी तरफ आता देख वो जलपरियां पानी के अंदर जाने लगी, जिन्हें जाता देख माही ने जल्दी से कुछ फलों को उसे तालाब के अंदर फेंका, जिन्हें देख वो मौजूद वो छोटे छोटे जलपरियां ने जल्दी से भागकर उन फलों को पकड़ा और उन्हें खाने लगी। इस समय वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उन फलों का लुत्फ उठा रही थी। वही जिन परियों को वो फल नहीं मिले थे, वो उदासी भरे चेहरे के साथ माही की तरफ देखने लगी, जैसे वह कहना चाहती हो कि उन्हें भी वो फल दे दिए जाएं। जिसे देख माही ने फलों से भारी पोटली को उन जल परियों के सामने रखा। वही इतने सारे फलों को एक साथ देकर वो मौजूद वो छोटे छोटे जलपरियां बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो जल्दी से उन फलों को खाने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी माही ने उस पोटली को उठाते हुए अपने पास वापस रख लिया, जिसे देख मैं जलपरियां असमंजस में माही की तरफ देखने लगी। वही माही को यह मौका सबसे अच्छा लगा जब वो अपना काम इन लोगों से निकलवा सकते थे, इसलिए माही ने थोड़ा रुक कर कहना शुरू किया, अगर तुम लोगों को यह मीठे मीठे और रसीले फल खाने हैं तो उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। जिसे सुन वो छोटी छोटी जलपरियां एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर एक दूसरे से अपनी भाषा में बात करने के बाद उनमें से एक जलपरी ने आगे बढ़कर अपना सर हाँ हिलाया। बस माही को यही तो सुना था। उसने जल्दी से कुछ फलों को निकालकर उन जलपरियों को दे दिया, जिसे पाकर वो लोग भी खुशी खुशी अपने फलों को खाने लगे। इस वक्त माही और जलपरियां एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे। माही ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम लोगों को इस जमीन के नीचे किसी ऐसे रास्ते के बारे में पता है जो किसी अलग जगह पर खुलता है? माही ने अपनी बातों को बहुत ही ज्यादा साधारण तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की थी। वही माही की बातों को सुनकर जलपरियों ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक एक जलपरी ने अपना सर हाँ में हिलाया, जिसे देख माही ने खुश होते हुए से कहा, तो क्या तुम मुझे उसे जगह पर लेकर जा सकती हो
जिसे सुन उसने अपने पीछे खड़ी जलपरियों की तरफ देखा। वहीं उन लोगों के इस तरह एक दूसरे को देखने से माही थोड़ी परेशान होने लगी कि कहीं वो लोग उसे रास्ते पर ले जाने से मना कर दे। इसलिए माही ने जल्दी से अपने पास बचे हुए एक फल की पोटली को उठाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे संस्थान पर ले गई तो ये रसीले फलों से भरा थैला तुम्हारा हुआ। इस समय माही बगीचे में मौजूद एक सुंदर सी मूर्ति के पास खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथों में दो बड़े बड़े विशाल मटकों को ले रखा था। जिस बहता हुआ पानी एक तरफ से नीचे जा रहा था तो दूसरी तरफ से वापस दूसरे मटके में आ रहा था, जो देखने में बहुत ही अनोखा और सुंदर नजारा था। पर माही को यह समझ नहीं आया कि आखिर इन जलपरियों ने माही को इस जगह पर क्यों लाया है। जहां तक माही को अंदाजा हुआ था वो जगह तो शायद तालाब के बीच बीच से, तो फिर यह जलपरियां उसे इस मूर्ति की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे। तभी एक जलपरी ने अपनी भाषा में माही को कुछ समझने की कोशिश की। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार माही को कुछ समझ में आने लगा। वो जलपरियां जिस तरह का इशारा माही की तरफ कर रही थी, माही ने उसे समझकर अपने कदम उसे मूर्ति की तरफ बढ़ा दिया। माही ने मूर्ति के दाएं हाथ में मौजूद उसे बड़े से मटके को टच किया, जिसे देख वह हैरान हो गई। यह मटके जो दूर से देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे यह इस मूर्ति के शरीर से चिपके हुए हो, दरअसल में यह अलग थे। इन्हें आसानी से उनके जगह से हिलाया जा सकता था, जिसे देख माही ने उसे मूर्ति के दाएं हाथ में मौजूद मटके को थोड़ा सा घुमाया, जिसके घूमते ही एक अजीब सी आवाज के साथ पानी के चलने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जिसे महसूस कर माही ने अपने पीछे मुड़कर देखा, जहां तालाब के बीचों बीच से कई सीढ़ियां निकलकर नीचे की तरफ जाने लगी, जिन्हें देख माही ने भी अपने कदम उसे तालाब की तरफ बढ़ा दिए। माही ने ध्यान से उन सीढ़ियों की तरफ देखा जो एक लंबा रास्ता बनाए इस तालाब के नीचे की तरफ जा रही थी। अब सच में राजा चंद्रसेन ने बहुत ही सोच विचार कर ऐसे स्थान बनाए थे, जिनके बारे में अंदाजा लगाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या कोई सोच सकता था कि राजा चंद्रसेन इस तालाब के बीचों बीच एक ऐसी चीज का निर्माण करवाएंगे जो इस जमीन को चीरती हुई नीचे की तरफ जाएगी। पर अभी माही को याद आया कि अभी उसके पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसे जल्द से जल्द नीचे जाकर वापस ऊपर भी आना है, क्योंकि अब माही के पास समय भी बहुत कम बचा हुआ था। इसलिए माही ने अपने कदम जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ा दिए। माही जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ का अंधेरा और पानी की आवाज धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पर हैरानी की बात यह थी कि जिन सीढ़ियों पर माही इस समय चल रही थी, उन किसी भी तरह का कोई पानी मौजूद नहीं था। ये नजारा माही के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचित था। बहाव होने के बाद भी माही के आसपास पानी की एक भी बूंद नहीं थी। कुछ इस समय में चलते हुए माही आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गई, पर इस समय माही के आसपास इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, जिसे देख माही ने जल्दी से अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग किया और अपने आसपास रोशनी करना शुरू किया। वो एक साथ कई आग के गोलों को बनाकर ऊपर हवा में छोड़ दिया ताकि वह आसानी से अपने आसपास के रास्ते को देख सके। तभी माही की नजर उसके सामने मौजूद एक बड़े से लोहे के दरवाजे पर गई। जिस जगह पर माही इस वक्त खड़ी थी, ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। तब भी इतनी छोटी जगह पर इतना विशाल दरवाजा क्या ये जगह कुछ ज्यादा अजीब नहीं थी। पत्थरों के बीचों बीच एक लोहे को दरवाजे को लगाने का क्या तात्पर्य है? आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है इसके अंदर ऐसा, जिसे राजा चंद्रसेन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? यही सब सोचते हुए माही धीरे धीरे चलकर उस लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गई। परंतु इस दरवाजे को खोलना माही को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ना ही इस दरवाजे में कोई ताला था और ना ही कोई ऐसा स्थान जहां चाबी का प्रयोग कर इस दरवाजे को खोला जा सके। यह ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक प्लेन दरवाजे की तरह था, जिसे देख इसे देखने वाले को ऐसा लग कि यहाँ कोई दरवाजा ना होकर किसी ने लोहे की ढाल को यहाँ खड़ा कर दिया हो, जिसे खोलने का जरिया इस समय माही के पास नहीं था। इसलिए माही ने तुरंत अपने आसपास इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया। बहुत समय तक आसपास चारों तरफ देखने के बाद भी माही को यहाँ सिर्फ पत्थरों से बनी दीवार ही नजर आ रही थी, जिन पर ना तो कोई चाबी है और ना ही कोई ऐसा रास्ता जिसके जरिए माही इस दरवाजे को खोल सके। तभी राजा सोम ने माही से कहा, यह दरवाजा जादू द्वारा बंद किया गया है छोटी माही। अगर तुम इस दरवाजे को खोलना है तो सबसे पहले तुम्हें उसे जादू का पता लगाना होगा जिसके द्वारा इस दरवाजे को बंद किया गया है। राजा सोम की बातों को सुनकर माही एक गहरी सोच में चली गई। आखिर अब वह कैसे पता करे कि इस दरवाजे को किस जादू द्वारा बंद किया गया है? परंतु अगर उसे इस बारे में पता लगाना भी है तो इस चीज का जवाब तो सिर्फ राजा चंद्रसेन ही दे सकते हैं। परंतु यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब राजा चंद्र से तो आगे से आकर माही को यह नहीं बताएंगे ना कि उन्होंने यहाँ की जादू का प्रयोग किया। माही को अब अपने तरीके से ही इस बारे में पता लगाना होगा। माही अभी इसी बारे में सोच ही रही थी कि अचानक राजा सोम की हड़बड़ाहट वाली आवाज माही के कानों में आए। छोटी माही, जल्दी से इस स्थान से निकलो, बाहर से कोई इस बगीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाला है। जिसे सुन माही ने एक नजर उसे विशाल दरवाजे की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए अपने कदम वापस बाहर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ ही समय में माही उस गुफा से बाहर आ चुकी थी। माही ने जल्दी
से उस मूर्ति के हाथ में मौजूद वो मटका जिसे उसने उसके स्थान से हटा दिया था, उसे वापस उसे स्थान पर स्थित कर दिया, जिसके ऐसा करते ही वो दरवाजा धीरे धीरे कर वापस बंद हो गया। जो तालाब कुछ समय पहले दो हिस्सों में बैठा हुआ था, वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ चुका था, जिसके अंदर अब उन छोटे छोटे जीवों ने दोबारा खेलना कूदना शुरू कर दिया था। जिसके बाद माही तुरंत वापस उस स्थान पर पहुंच गई जहां कुछ समय पहले वो ध्यान मुद्रा में बैठी थी और उन छोटे जीवों के साथ खेलने लगी। अचानक पीछे से किसी ने माही को बुलाया, जिसे सुन माही ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां दो दासियां थोड़े घबराहट भरे चेहरे के साथ माही की तरफ देखते हुए कहती है, हमें क्षमा कीजिएगा वेद नयनतारा जी, जो हमने आपको इतने समय तक यहाँ अकेले छोड़ दिया। हमारे कारण ही आपको इतना समय यहाँ अकेला बिताना पड़ा। जिसे सुन माही ने असमंजस में उन दासियों की तरफ देखा। आखिर यह कहना क्या चाहती है? उन्होंने ही तो माही से कहा था कि वो लोग उस बगीचे के अंदर नहीं जा सकती है, फिर अब ये लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? तभी एक दासी ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, वह आप इतने लंबे समय तक इस जगह पर अकेली रही ना, इसलिए राजा चंद्रसेन आपके लिए काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि आप इस तरह अकेले इस बगीचे में अपना समय व्यतीत कर रही हैं। इसलिए महाराज ने हमें यह आदेश दिया है कि हम आपको राजमहल की इससे भी अधिक सुंदर और भाव वस्तुएं दिखाएं। माही चुपचाप उन दोनों दस्युओं की बातें सुनती रही। उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही यह सारे शब्द कहते हुए मेल नहीं खा रहे थी। उनकी आंखों में मौजूद डर और उनकी जुबान के लाट खड़ाहट ये साफ बता रहे थी कि यह लोग इस समय काफी ज्यादा डरी हुई है। इसलिए जब माही ने राजा चंद्रसेन द्वारा दिए गए आदेश के बारे में सुना तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे राजा चंद्रसेन यहाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो वो किसी को भी यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देना चाहता थे, परंतु माही ने अभी कुछ कहना या पूछना सही नहीं समझा। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और उन दोनों दासियों के साथ उसे बगीचे से बाहर जाने लगी। उस बगीचे से बाहर जाते वक्त माही ने ध्यान से एक बार फिर उस बगीचे की तरफ देखा, जो एक लंबा रास्ता बनाए इस तालाब के नीचे की तरफ जा रही था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे देर रुकने नहीं देना चाहता था, परंतु माही ने अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। उसने अपना सर हमें महिलाएं अरुण दर्शन के साथ उसे बगीचे से बाहर जाने लगी। बाकी जैसे बाहर जाने से पहले माही ने एक नजर उसे बगीचे की तरफ देखा। इसके राज के बारे में जानने के लिए मन ही बहुत ही ज्यादा हो सकती उत्सुक थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह इस बगीचे में एक बार दोबारा लौटेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे राजा चंद्रसेन सभी से छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। महल घूमते हुए माही अचानक एक स्थान पर रखे उसने अपने सामने खड़ी उन दोनों दसों की तरफ देखते हुए कहा कि उसे राजकुमारी रूपाली की सेहत की जांच करने के लिए उनके कक्ष में जाना है, इसलिए वो उसे यहाँ छोड़कर वापस अपने कार्य पर लौट जाए। वही राजकुमारी रूपाली की सेहत के बारे में सुनकर उन दासियों ने भी ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं समझी और वह दोनों जल्द ही वहां से चली गई। इसके बाद मन ही भी राजकुमारी रूपाली के कक्षा की तरफ बढ़ गई। वही राजकुमारी रूपाली के कक्षा में रूपाली, जिसका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख वह भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसका चेहरा, जिसे कुछ समय पहले तक वो देखने से भी डरती थी, अब वो अपने पहले वाली स्थिति में आने लगा था। जिस बात की खुशी इस समय रूपाली के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वह अपने कक्ष के आईने के सामने बैठकर अपनी सुंदर चेहरे को एक तक निहारे जा रहे थे, जैसे उसने बरसों से अपने चेहरे को नहीं देखा हो। यह एक महीना रूपाली ने कितनी पीड़ा और डर में गुजरा था, ये सिर्फ सही पता था। रूपाली को हमेशा ही अपनी सुंदरता पर बहुत ही अधिक गुरूर था। उसे अपने राज्य के सबसे सुंदर सुंदरियों में से पहले स्थान पर रखा जाता था। जो विषय रूपाली के लिए एक गुरूर की बात होती थी, वो अपने से सुंदर लड़कियों को हमेशा ही नीचे नजरों से देखा करती थी। रूपाली के आसपास मौजूद सभी लोग उसके गुण और उसकी सुंदरता की हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं। जस्टिस रूपाली के घमंड को और अधिक बढ़ावा देते थे, परंतु जब रूपाली को यह भयानक बीमारी हुई तब धीरे धीरे वो सभी लोग जो रूपाली के गुना की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, उन्होंने रूपाली से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जिस चीज ने रूपाली के दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंचाई, उसे समय रूपाली को समझ आया कि इस दुनिया में गन के साथ साथ आपके पास सुंदरता होना भी आवश्यक है। बेशक आपके अंदर लाखों गुण हो, मगर लोग सबसे पहले आपकी सुंदरता को ही महत्व देते हैं। शायद इसलिए ही रूपाली ने अपने गुरूर को छोड़ते हुए माही के सामने झुकना सही समझा। इन्हीं सब बातों के बारे में सोते हुए रूपाली अपने सुंदर बालों को कंघी कर रहे थे, पर अचानक पीछे से आए एक आवाज ने रूपाली के हाथों में मौजूद उसे सोने की कंघी को गिरने पर मजबूर कर दिया। लगता है तुम्हें अपना रूप वापस पकड़ बहुत ही ज्यादा पसंद हो रही है, पर क्या तुम जानती हो तुम्हारा ये सुंदर रूप सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। जिसे सुनकर रूपाली ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, जहां माही एक खतरनाक मुस्कान लिए सामने बैठी रूपाली की तरफ देख रही थी। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन, जिसे देखकर ही रूपाली, जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे की वह मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर उसे मुस्कान की जगह डर ने अपना कब्जा कर लिया था। रूपाली ने थोड़ा अटकत हुए माही की तरफ देखते हुए पूछा,
बाहर जाने से पहले माही ने एक नजर उसे बगीचे की तरफ देखा। इसके राज के बारे में जानने के लिए मन ही बहुत ही ज्यादा हो सकती उत्सुक थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह इस बगीचे में एक बार दोबारा लौटेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे राजा चंद्रसेन सभी से छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। महल घूमते हुए माही अचानक एक स्थान पर रखे उसने अपने सामने खड़ी उन दोनों दसों की तरफ देखते हुए कहा कि उसे राजकुमारी रूपाली की सेहत की जांच करने के लिए उनके कक्ष में जाना है, इसलिए वो उसे यहाँ छोड़कर वापस अपने कार्य पर लौट जाए। वही राजकुमारी रूपाली की सेहत के बारे में सुनकर उन दासियों ने भी ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं समझी और वह दोनों जल्द ही वहां से चली गई। इसके बाद मन ही भी राजकुमारी रूपाली के कक्षा की तरफ बढ़ गई। वही राजकुमारी रूपाली के कक्षा में रूपाली, जिसका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख वह भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसका चेहरा, जिसे कुछ समय पहले तक वह देखने से भी डरती थी, अब वह अपने पहले वाली स्थिति में आने लगा था। जिस बात की खुशी इस समय रूपाली के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी, वह अपने कक्ष के आईने के सामने बैठकर अपनी सुंदर चेहरे को एक तक निहारे जा रहे थे, जैसे उसने बरसों से अपने चेहरे को नहीं देखा हो। यह एक महीना रूपाली ने कितनी पीड़ा और डर में गुजरा था, ये सिर्फ सही पता था। रूपाली को हमेशा ही अपनी सुंदरता पर बहुत ही अधिक गुरूर था। उसे अपने राज्य के सबसे सुंदर सुंदरियों में से पहले स्थान पर रखा जाता था। जो विषय रूपाली के लिए एक गुरूर की बात होती थी, वह अपने से सुंदर लड़कियों को हमेशा ही नीचे नजरों से देखा करती थी। रूपाली के आसपास मौजूद सभी लोग उसके गुण और उसकी सुंदरता की हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं। जस्टिस रूपाली के घमंड को और अधिक बढ़ावा देते थे, परंतु जब रूपाली को यह भयानक बीमारी हुई, तब धीरे धीरे वो सभी लोग जो रूपाली के गुना की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, उन्होंने रूपाली से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जिस चीज ने रूपाली के दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंचाई, उसे समय रूपाली को समझ आया कि इस दुनिया में गन के साथ साथ आपके पास सुंदरता होना भी आवश्यक है। बेशक आपके अंदर लाखों गुण हो, मगर लोग सबसे पहले आपकी सुंदरता को ही महत्व देते हैं। शायद इसलिए ही रूपाली ने अपने गुरूर को छोड़ते हुए माही के सामने झुकना सही समझा। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए रूपाली अपने सुंदर बालों को कंघी कर रहे थे, पर अचानक पीछे से आए एक आवाज ने रूपाली के हाथों में मौजूद उसे सोने की कंघी को गिरने पर मजबूर कर दिया। लगता है तुम्हें अपना रूप वापस पकड़ बहुत ही ज्यादा पसंद हो रही है, पर क्या तुम जानती हो तुम्हारा ये सुंदर रूप सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। जिसे सुनकर रूपाली ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, जहां माही एक खतरनाक मुस्कान लिए सामने बैठी रूपाली की तरफ देख रही थी। जिसे देखकर ही रूपाली, जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे की वो मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर उसे मुस्कान की जगह डर ने अपना कब्जा कर लिया था। रूपाली ने थोड़ा अटकत हुए माही की तरफ देखते हुए रूपाली के चेहरे, जो कुछ समय पहले खुशी से खिला हुआ था, वह अचानक ही डर और घबराहट के कारण मुरझा उठा। माही को अचानक अपने कक्ष में देखते ही पता नहीं क्यों, पर अब रूपाली का शरीर अपने आप ही उसके डर से कांपने लगता था, जो शायद माही की दी हुई सजाओं के कारण था। इस कुछ ही समय में रूपाली समझ गई थी कि जिस रुद्र को कमजोर समझकर रूपाली ने उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की थी, वो असल में एक भोले चेहरे के पीछे छुपा हुआ बहुत ही खतरनाक इंसान है, जिससे दुश्मनी मोल लेना रूपाली की जिंदगी को छीन सकता था। सर, यही कारण था कि अब रूपाली माही से इतना ज्यादा डरने लगी थी। परंतु तब भी रूपाली ने थोड़ी हिम्मत कर डरते हुए माही से पूछा, आप यहाँ इस वक्त, क्या आपको मुझसे कोई काम है? आपके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे आदेश दे देती, मैं स्वयं आपके पास पहुंच जाती। वही माही, जो अपने सामने खड़ी रूपाली की हालत को अच्छी तरह समझ रही थी, उसके बावजूद रूपाली का उसके सामने इतना स्ट्रांग बनने का दिखाने का दिखावा करना माही को काफी इम्प्रेस कर रहा था। माही ने अपने चेहरे की मुस्कान को और गहरा करते हुए रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें हिम्मत तो बहुत है, वरना मेरे सामने होते हुए भी तुम्हारी इतनी जुबान खुल रही है। अब जब मैं तुम्हारी इतनी बहादुर देख ली है, तो मुझे लगता है तुम मेरे दिए हुए कार्य को भी बहुत ही ज्यादा बहादुर के साथ करूंगी, है ना? जिसे सुनना जाने क्यों, पर रूपाली को कुछ गलत होने का अंदाजा होने लगा था। माही जितनी बार भी रूपाली के पास आई थी, उसने हमेशा ही रूपाली को किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में ही डाला था। इसलिए अब अगर रूपाली अगर सपनों में भी माही को देख लेती, तो वो डरकर उसे सपने से उठ जाती। उसे माही का अपने सपनों में दिखना भी किसी भयानक ख्वाब की तरह ही था, पर अब तो वो साक्षात उसके सामने बैठी हुई थी, जिसे सोचकर ही रूपाली की हालत खराब हो रही थी। पर अभी रूपाली ने अपने डर कर काबू करने का फैसला किया और थोड़ा घबराते हिचकिचाते हुए माही से पूछा, आप किस कार्य की बात कर रही है? तभी माही ने अपनी उंगली को रूपाली के होठों पर रखते हुए कहा, चुप, शायद तुम अपने किए हुए वादे भूल रही हो राजकुमारी। याद है ना, 2 दिन पहले तुमने यही मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मेरी सारी शर्तों को माना था, और मेरी शर्तों का सबसे पहला नियम यह था कि मैं जो भी कार्य तुमसे कहूंगी, तुम्हें बिना सवाल बिना जवाब के चुपचाप अपना मुंह बंद कर मेरे आदेशों का पालन करना होगा। पर लगता है अपनी सुंदरता पाने की खुशी में तुम मेरे नियमों को भूल गई हो। तो बताओ इस चीज की मैं तुम्हें क्या सजा दूं? क्या मैं तुम्हें अब इस रूप को ठीक करने वाली औषधि देना बंद कर दूं, या फिर तुम्हारे शरीर के अंदर अपने जहर की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा दूं? वही माही इतने खतरनाक शब्दों को सुनकर रूपाली डर से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठते हुए माही से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए वेद जी, यह सभी मेरी गलती है।
मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगी, कृपया कर मुझे माफ कर दो। रुद्रा पर माही ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी वो यहाँ रूपाली का ये फालतू का ड्रामा देखना नहीं आई थी। उसे जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना था ताकि वो अपने बाकी बचे हुए कार्य पर भी ध्यान दे सके। इसलिए माही ने सीधा मुद्दे पर आते हुए रूपाली से कहा, मेरे सामने ये बेकार का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात को अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने पिता के कक्ष में जाकर एक ऐसी पुस्तक या चाबी को ढूंढना होगा जिससे किसी भी मंत्र ताले को खोला जा सके, और याद रहे ये कार्य आज शाम तक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी या तुम ये कैसे करोगी, बस मुझे किसी भी कीमत पर अपना कार्य पूरा चाहिए। वही माही की बातें सुनकर पहले तो रूपाली बहुत ज्यादा हैरान हो गई, पर अब उसे माही की सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा डर भी लगने लगा था। जिस कार्य को माही ने अभी रूपाली को करने के लिए दिया था वो मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और ऊपर से माही ने सिर्फ उसे शाम होने तक का ही समय दिया था, जिसे सोचकर ही रूपाली की हालत खराब हो रही थी। बेशक उसके पिता उन तीनों भाई बहनों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हो, पर वो अपनी गुप्त वस्तुओं के बारे में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी रूपाली और यश को उन्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया था। उन तक पहुंचाने की बात तो बहुत दूर थी। इसी चीज को सोचकर रूपाली इस समय काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। अगर गलती से भी उसके पिता को पता लगा कि रूपाली ने उनकी किसी भी कीमती वस्तु को लेने की कोशिश की है तो उसे भी नहीं पता था कि उसके पिताजी उसकी क्या हालत करेंगे। पर माही की दी हुई आखिरी धमकी को सुनकर रूपाली को ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ करना पड़ा। इस समय उसके लिए उसका शरीर और उसका रूप दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो अब दोबारा वो अंधेरे वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती थी जिसमें लोग उसके पास आने से डरे, उसे घिन भरी नजरों से देखें और उसे सदा सदा के लिए अकेला छोड़ दे। ये ख्याल रूपाली के मस्तिष्क में आते ही उसके शरीर में उसके बीता हुआ एक महीना का दर्द और अकेलापन सभी एक साथ हावी होने लगे। इसके बारे में सोचकर ही रूपाली की रूह कांप जाती थी। वो अपने उसे बुरे ख्वाब को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। इसलिए रूपाली ने जल्दी से अपना सर झुकाते हुए माही से कहा, मैं तुम्हारा ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी भी पहले जैसा नहीं बनाओगे। वही माही, जिसके हाथों में अब रूपाली की सबसे बड़ी कमजोरी आ चुकी थी, उसने रूपाली के कक्ष से जाते हुए कहा, जब तक तुम अपना यह मुंह बंद कर मेरे दिए हुए कार्य को समय पर करती रहोगी तब तक तुम्हारा ये रूप बारकार रहेगा। पर तभी माही ने रुकते हुए पीछे पलटकर सामने खड़ी रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, और अगर तुमने गलती से भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और शायद ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैं तुम्हारे ये रूप दे सकती हूँ तो तुम्हें और किस हद तक मैं बर्बाद कर सकती हूँ। इतना का माही तुरंत उसे जगह से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं पीछे खड़ी रूपाली तो हैरान परेशान सी बस माही को इस तरह अपने सामने गायब होता देखकर देखते ही रह गई। कभी कभी तो उसका मन करता कि वह जाकर अपने पिता चंद्रसेन को माही की सारी सच्चाई बता दे, पर माही की उन खतरनाक आंखों और उसके इरादों को सोचकर रूपाली हमेशा डर के कारण रुक जाती। वैसे भी उसे अब किसी की भी फिक्र नहीं थी, उसे बस अब अपनी जिंदगी प्यारी थी जिसे जीने के लिए उसे माही के ही द्वारा दिए गए हर कार्य को पूरा करना था। इसलिए रूपाली ने गहरी सांस ली और अपने पिता के कक्ष से उसे वस्तु को ढूंढ कर लाने के लिए अपने आप को हिम्मत देने लगी। वहीं दूसरी तरफ माही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में से टेलीपोर्ट होकर सीधा राजकुमार तनिष्क के कक्ष में जा पहुंची, जहां राजकुमार तनिष्क बहुत लंबे समय से माही के आने का ही इंतजार कर रहे थे, जिसको आता देख उन्होंने जल्दी से इतने समय से अपने पास छुपा कर रखे उसे चंद्र पत्थर को माही को दिखाया। वेद माही जी, देखिए इस पत्थर की रोशनी समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। अगर यह इस तरह बढ़ती गई तो हो सकता है कि किसी न किसी की नजरें इसकी रोशनी तक जरूर पहुंच सकती है, जो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए आप जल्द से जल्द इसके कार्य को पूरा कर इसे इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए। वही माही जो राजकुमार तनिष्क के कमरे में इसी कार्य के लिए आई थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसे चंद्र पत्थर को अपने हाथ में लिया, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर राजा सोम की आत्मा को समन किया। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार राजा सोम की आत्मा माही के गले में पड़े लॉकेट से निकलते हुए सीधे उन दोनों के सामने के आ गई। इस समय उनकी आत्मा से निकलने वाला प्रकाश, जो कभी बहुत ही ज्यादा चमकीला और ऊर्जा से भरा होता था, वो अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम होने लगा था, जो उनकी लगातार समाप्त होती हुई शक्तियों को साफ साफ दर्शा रहा था, जिसे देखकर पास खड़े राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा परेशान होने लगे। वो बहुत लंबे समय के बाद अपने माता पिता से मिले थे, इसलिए वो इतनी जल्दी उन्हें इस तरह जाता नहीं देख सकते थे। वैसे तो राजकुमार तनिष्क इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनके पिता अब कभी वापस लौटकर उनके पास नहीं आएंगे। उसके सामने सिर्फ उनकी आत्मा का कुछ हिस्सा ही मौजूद है, जो अपना समय समाप्त होने पर एक न एक दिन लुप्त हो जाएगी, परंतु तब भी वो छोटे से मौके को भी अपने हाथों से इस तरह नहीं जाने दे सकते थे। इसलिए राजकुमार तुषार ने थोड़ी परेशानी के साथ सामने खड़ी माही की तरफ देखा। वही माही भी राजकुमार तुषार की मनोदशा को अच्छी तरह समझते थी, इसलिए माही ने राजा सोम से इस पत्थर की सारी विशेषताओं के बारे में पहले ही जान लिया था।
जिसके साथ माही ने तुरंत खुद को और राजकुमार तुषार को एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर लिया। ये समुद्र राज्य के वही 3 मुख्य जंगलों में से एक स्थान था, जिन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनोखे खदानों से भरा स्थान भी माना जाता है। माही ने कुछ समय पहले ही पास के एक जंगल में आकर एक सुरक्षित स्थान को ढूंढ लिया था, ताकि वहां बैठकर वो राजा सोम द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग कर उनकी आत्मा की शक्ति को वापस इकट्ठा कर सके। जिस स्थान पर अभी राजकुमार तनिष्क और माही मौजूद थी, ये स्थान कई बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था, जिसके बारे में किसी को पता लगाना लगभग नामुमकिन ही था। इस छोटे से स्थान के पास पास एक छोटी सी पानी की झील बनी हुई थी, जिसके बीचों बीच माही ने एक विशाल पत्थर को स्थापित किया। क्योंकि राजा सोम की मूल शक्ति जल थी, इसलिए उनकी शक्तियों को वापस जागृत करने में माही को जल तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माही ने इस स्थान का चयन किया था। अपने आसपास सारी तैयारी करने के बाद माही को बस एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था। वह था इस जगह को सबकी नजरों से बिल्कुल दूर रखना, जिसके लिए माही को लुक्स की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए माही ने तुरंत लुक्स को आवाज दी। वही लुक्स जो इतने लंबे समय से एक आरामदायक नींद में गया हुआ था। उसने जागते हुए माही से प्रश्न किया, बॉस, मैंने पहले ही आपसे कहा था, जब आपका अस्तित्व इस दुनिया में धीरे धीरे स्थापित होने लगेगा तो मैं आपकी मदद करना भी कम करता रहूंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए था? अभी तो सिर्फ 1 महीना ही बीता है, आपको इतनी जल्दी मेरी आवश्यकता पड़ गई। वही माही जो लुक्स के उठते ही उसकी बकबक को सुनकर इरिटेट हो गई थी, उसने थोड़े गुस्से में लुक्स से कहा, ओ बिना शरीर के भटकती आत्मा, मैंने यहाँ तुझे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे बस तुम्हारी एक काम में जरूरत है, बस मेरी उसे कार्य में मदद करो और जाकर दोबारा किसी कुंभकर्ण की तरह सो जाओ। जिसे सुन लुक्स ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए माही से प्रश्न किया, बताइए आपको किस कार्य में मेरी आवश्यकता है बॉस? जिसके बाद माही ने धीरे धीरे कर लुक्स को यहाँ की सारी स्थिति समझा दी। जिसे सुन लुक्स ने जल्दी से कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बॉस, मैं अभी इस कार्य को कर देता हूँ। जिसके बाद लीक्स ने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग कर माही द्वारा चुने गए उसे स्थान को चारों तरफ से अपनी ढाल से प्रोटेक्ट कर दिया, जिससे ये जगह इस जंगल से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इस पूरे काम में लुक्स ने सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा काम जो किया था वो ये था कि अंदर बैठे राजकुमार तुषार और माही बाहर हो रही हर एक घटना को सुन और देख सकते हैं, परंतु इस घेरे के बाहर खड़े हुए लोग ना ही इस जगह को देख सकते हैं और ना ही यहाँ से आने वाली किसी भी आवाज को। जिस चीज से माही बहुत ज्यादा खुश हुई, उसने लुक्स को दिल से धन्यवाद किया। जिसके बाद लुक्स दोबारा उसे वापस अपनी गहरी नींद में चला गया। वही राजकुमार तनिष्क तो वेद माही को इस तरह अपने आप से बातें करता हुआ बस देख ही रहे थे। जब शुरू में उन्होंने माही को इस तरह अपने आप से बातें करते हुए देखा था, तो उन्हें एक बार को लगा था कि शायद वेद माही को अपने आप से ही बातें करने की कोई बीमारी है, परंतु अब वक्त के साथ वह जान चुके थे कि वेद माही के अपने ही इतने अधिक राज है कि जिन्हें जानने में शायद तनिष्क को एक जिंदगी कम पड़ सकती है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। परंतु अब वक्त के साथ वो जान चुके थे कि वेद माही के अपने ही इतने अधिक राज है कि जिन्हें जानने में शायद तनिष्क को एक जिंदगी कम पड़ सकती है। इसलिए अब राजकुमार तनिष्क माही द्वारा किसी भी की गई हरकत को बेवजह या बेकार नहीं समझता थे। वह जान गए थे कि वेद माही जब भी कोई कदम उठाती है तो वो किसी न किसी कारण से उनके लाभ के लिए ही होता है। वही लकस से बातें करने के बाद माही आखिरकार अब अपने आगे के कार्य को शुरू कर सकते थी। उसे जल्द से जल्द राजा सोम की आत्मा शक्ति को ठीक कर वापस राजमहल के उसे बगीचे के राज के बारे में भी जानना था। पर अभी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो माही को करना था वह था राजा सोम की आत्मा शक्ति को ठीक करना। इसलिए माही ने ज्यादा देर न करते हुए तुरंत अपने कदमों को उसे छोटी सी झील के बीचों बीच रखे पत्थर की तरफ बढ़ा दिए, जहां राजकुमार तनिष्क पहले से ही मौजूद थे। इस समय माही राजकुमार तनिष्क और जिस लॉकेट में राजा सोम की आत्मा बंधी हुई थी वह तीनों ही इस स्थान पर मौजूद थे। माही ने राजकुमार तनिष्क की तरफ देखते हुए उनके हाथों में एक छोटा सा खंजर पकड़ाते हुए कहा, राजकुमार तनिष्क अपने खून की कुछ बंदे इस नीलम पत्थर के ऊपर डालिए। जिसे सुन तनिष्क ने बिना किसी सवाल के अपने हाथों में उसे छोटे से चाकू से एक कट लगाकर अपनी खून की कुछ बूंद को उसे लॉकेट पर डाल दिया, जिसके प्रभाव से लॉकेट के अंदर मौजूद राजा सोम की आत्मा उसे लॉकेट से बाहर आ गई। इसके बाद माही ने राजा सोम द्वारा बताई गई विधियों का प्रयोग करना शुरू किया। इस विधि में 2 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का उपयोग माही को करना था। सबसे पहले था वो चंद्र पत्थर और दूसरे थे राजकुमार तनिष्क। क्योंकि राजकुमार तनिष्क राजा सोम के पुत्र थे, इसलिए उनका खून और उनकी शक्तियां दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक मिलती थी, जिसका प्रयोग कर ही माही इस चंद्र पत्थर की शक्तियों को पहले राजकुमार तनिष्क और फिर उनकी सहायता से राजा सोम के अंदर प्रवेश करवा सकते थी।
जिसके लिए उसे भी अपनी बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना था, जिसे लिए माही और तनिष्क ने तुरंत अपनी आंखें बंद किया, जिसके ऐसा करते ही माही सीधा राजकुमार तनिष्क की आत्मा को अपनी रोशनी की दुनिया में ले आए, क्योंकि यही एक ऐसा लौता स्थान था जहां माही के आध्यात्मिक शक्तियों का असर अपने उच्च स्तर पर होता था। अगर माही इस विधि को करते हुए कहीं कमजोर पड़ी तो यहां मौजूद उसकी सतरंगी शक्तियां उसकी इस चीज में सहायता करेगी। इसीलिए माही ने इस स्थान को चुना। वही राजकुमार तनिष्क, जो वेद माही के एक और नए राज को खुलता देखकर बहुत अधिक चकित थे, वो अपनी हैरानी भरी आंखों से चारों तरफ मौजूद उसे माहौल को देख रहे थे, जहां उनके आसपास कई रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ फैली हुई थी। इस जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि यह जगह इस दुनिया की है ही नहीं, सभी को पता था कि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से अधिक शक्तियां होती है। परंतु इस जगह को देखकर राजकुमार तनिष्क को यह अंदाजा लग चुका था कि वेद माही के पास उनके अनुमान से भी ज्यादा अधिक शक्तियां हैं। वही माही ने राजकुमार तनिष्क को वहां मौजूद उसे बड़े से सतरंगी वृक्ष की तरफ बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद वह दोनों उसे वृक्ष के बीचों बीच मौजूद उसे छोटी सी गुफा में जाकर बैठ गए, जहां माही ने उसे चंद्र पत्थर की सारी शक्तियों को निकालना आरंभ किया। इस चंद्र पत्थर के अंदर बर्फ और जल दोनों की ही शक्तियां बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित थीं, जो अपने स्थान को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब माही ने उन शक्तियों को निकालना का कार्य शुरू किया तो अपने आप को अपने स्थान से दूर जाता देख उन शक्तियों ने माही के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। अगर आज माही के पास अग्नि शक्ति की मौजूद नहीं होती तो उसे भी नहीं पता था कि वो किस तरह इन शक्तियों के वार से बचती। इस समय माही का पूरा शरीर किसी बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था, जिसे उसकी सही मिलने के लिए उसकी अग्नि शक्ति लगातार अपने प्रयास में लगी हुई थी। माही ने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग कर जल और बर्फ शक्ति का कुछ समय तक डटकर सामना किया। इसके बाद जब वो दोनों शक्तियां कमजोर होने लगी तो इसी समय का फायदा उठाकर माही ने तुरंत उन शक्तियों को उनके स्थान से खींचकर उसे चंद्र पत्थर से बाहर निकाल लिया, जिसकी ऊर्जा से रोशनियों की दुनिया में एक तेज चमक चारों तरफ फैल गई। ये चमक इतनी ज्यादा अधिक थी कि इसका प्रभाव बाहर राजकुमार तुषार और माही के शरीर पर भी दिख रहा था, जिन दोनों के चारों तरफ इस समय दो सफेद रोशनियां अपनी पूरे प्रकाश के साथ चमक रही थी। परंतु लुक्स द्वारा बनाई गई शील्ड के कारण ये प्रकाश उसे घेरे से बाहर नहीं गया, जिस चीज की खुशी राजकुमार तुषार के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जब शुरुआत में वेद माही उन्हें स्थान पर लेकर आई थी तो उन्हें इस चीज का बहुत अधिक डर था कि कहीं अगर इन शक्तियों का आभास उन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को हुआ तो यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और जब माही राजकुमार तनिष्क को इस खुले स्थान पर लेकर आए तो उनका डर इस चीज को लेकर और भी अधिक बढ़ने लगा। परंतु उनके मन में जो हिचकिचाहट इस पूरे समय में बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे गायब हो गई थी। वही रोशनी न्यू की दुनिया के अंदर माही ने राजकुमार तनिष्क, जो अपनी बंद किए हुए माही की इस पूरी प्रक्रिया में सहायता कर रहे थे। तभी माही ने अपनी आंखें खोलते हुए राजकुमार तनिष्क से कहा, राजकुमार अब आप तैयार हो जाइए। अब बाकी का सारा कार्य आपकी आत्मशक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपको किसी भी तरह इन दोनों शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सामना होगा, इसके बाद ही आप अपने पिता को ठीक कर सकते हैं। परंतु एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप इस चीज में असफल रहे तो ये शक्तियां आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकती है। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये कार्य करने के लिए तैयार है? जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, मैं इस चीज के लिए पूर्ण तरह तैयार हूँ। मुझे बस किसी भी तरह अपने पिता को ठीक करना है। मेरे पास अब उनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी उन्हें नहीं खोना चाहता। वही राजकुमार तनिष्क की बातें खत्म होते ही माही ने उन दोनों शक्तियों को तुरंत राजकुमार के माथे के बीचों बीच मौजूद स्थान से भेजना में शुरू किया। वही माही के ऐसा करते ही राजकुमार तनिष्क का पूरा शरीर किसी बर्फ के समान जमने लगा। अचानक ही उनके शरीर में दर्द की एक बहुत तेज लहर दौड़ उठी, जिसे महसूस कर राजकुमार तनिष्क ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर ली। इस समय उन्हें अपने शरीर में एक साथ हजारों तलवारों के घुसने जितना दर्द हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी कोई बार बार उनके शरीर को चीरने की कोशिश कर रहा हो, जिसे दर्द को राजकुमार तनिष्क अपना पूरा प्रयास कर सहने की कोशिश कर रहे थे। इस समय राजकुमार तनिष्क का पूरा शरीर लदे और पीड़ा से लाल होने लगा था, जिससे उनके शरीर की नसों तक को इस समय माही देख सकती थी। वही राजकुमार तनिष्क को इतनी ज्यादा दर्द में देखकर माही को भी उनके लिए थोड़ी बुरा लग रहा था, परंतु अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब जो भी करना था वो सिर्फ राजकुमार तनिष्क ही कर सकते थे। इसलिए माही तुरंत अपने ध्यान में बैठकर अपने पास मौजूद इकट्ठा उन दोनों शक्तियों को धीरे धीरे कर राजकुमार तनिष्क के शरीर में प्रवेश करवाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तनिष्क, जो इस समय दर्द और पीड़ा से बेहाल थे, वो अपने शरीर में मौजूद उन दोनों शक्तियों को काबू करने की कोशिश में लगे हुए थे। अचानक ही उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी के सबसे बुरे पल आने लगे कि किस तरह उनके चाचा उन्हें बचपन से अब तक प्रताड़ित करते थे। किस तरह विक्रम, जो उन्हें हर बार अनाथ कहकर उनका मजाक उड़ाया करता था, एक के बाद एक बार बार राजकुमार तनिष्क के सामने आज उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल एक एक कर गुजरने लगे, जो गुजरते वक्त के साथ उन्हें कमजोर करते जा रहे थे।
जिसका फायदा उठाकर वो दोनों शक्तियां तुरंत राजकुमार तनिष्क के शरीर पर कब्जा करने लगी, जिसे महसूस कर माही ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर राजकुमार तनिष्क को जगाने की कोशिश की, क्योंकि अगर राजकुमार तनिष्क ने अपने शरीर से अपना काबू खो दिया तो यह माही और राजकुमार तनिष्क दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि माही जान गई थी कि ये सभी उन शक्तियों द्वारा दिखाया गया इल्यूजन है जिससे वो राजकुमार तनिष्क को कमजोर कर उनके शरीर पर अपना कब्जा कर सके। वही राजकुमार तनिष्क जो धीरे धीरे अपनी भावनाओं में खोते हुए अपने शरीर से अपना काबू खोते जा रहे थे, अचानक ही उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता का चेहरा आया, जो एक मुस्कान के साथ उन्हें की तरफ देख रहे थे, जिन्हें देख तनिष्क ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता को गले लगाने की कोशिश की। पर अचानक ही तनिष्क के माता पिता गायब होने लगे, जिसे देख राजकुमार तनिष्क घबरा उठे। तभी माही की आवाज तनिष्क के कानों में गूंज उठी, अपने आप को काबू करो राजकुमार तनिष्क, अगर आपने अभी अपने आप को काबू नहीं किया तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसे सुन तनिष्क अपने होश में वापस आया। उसने तुरंत अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश शुरू की। कुछ समय के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार राजकुमार तुषार अपने मस्तिष्क को शांत करने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना पूरा फोकस उन दो शक्तियों के ऊपर किया जो इस वक्त उनके शरीर में तबाही मचाने पर लगी हुई थी। वो बार बार उन्हें चोट पहुंचाकर उनके शरीर से निकलने के रास्ते की तलाश में लगी हुई थी, जिन्हें देख राजकुमार तनिष्क ने अपना पूरा ध्यान उन दोनों शक्तियों पर लगाकर उन्हें काबू करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे लगातार उन शक्तियों से लड़ने के बाद आखिरकार वो दोनों शक्तियां समय के साथ शांत होने लगी। इसके बाद वो दोनों शक्तियां धीरे धीरे आपस में मिलकर उन्होंने राजकुमार तनिष्क के शरीर में अपना एक स्थान ढूंढकर वहां वास करना ही उचित समझा। वहीं उन शक्तियों को अपने शरीर को अपनाता देख राजकुमार तनिष्क ने एक गहरी सांस ली। वहीं उन शक्तियों के पूर्ण तरह से राजकुमार तनिष्क के शरीर में समा जाने के बाद अचानक राजकुमार तनिष्क के मस्तिष्क के बीचों बीच एक छोटे चांद के आकार का चित्र नजर आने लगा, जो किसी सुंदर चांद की भांति सुंदर और बहुत ही ज्यादा चमकदार नजर आ रहा था। तभी माही ने भी अपनी आंखें खोलकर राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जिसे देखकर वो कुछ समय के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गई। इस समय राजकुमार तनिष्क किसी अलग ही इंसान में बदल चुके थे। उनके बाल जो पहले बहुत ज्यादा रुके और छोटे थे, वो अचानक ही इन शक्तियों को अवशोषित करने से लंबे और घने हो चुके थे। उनका शरीर भी जो पहले कमजोरी के कारण कुछ लड़कियों की भांति नजर आ रहा था, वो अब पूर्ण तरह से एक विकसित मजबूत पुरुष की तरह शक्तिशाली और आकर्षित नजर आ रहा था, जिसे देखकर तो माही भी कुछ समय के लिए राजकुमार तनिष्क की तरफ देखती ही रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन दो शक्तियों का असर राजकुमार तनिष्क के शरीर पर इस तरह होगा। इन शक्तियों के ऐसे परिवर्तन को देखकर इस समय माही काफी ज्यादा चकित थी। उसे नहीं पता था कि यह शक्तियां राजकुमार तनिष्क को अपना भी पाएंगे या नहीं, पर अपने सामने हुए इस चमत्कार को देखकर इस समय माही काफी खुश थी, क्योंकि सामने बैठे राजकुमार तनिष्क इस रूप में हूबहू अपने पिता राजा सोम की भांति नजर आ रहे थे। उनका शरीर, उनका रंग और यहाँ तक कि उनकी आंखें जो पहले कम नीली दिखाई देती थी, वो अचानक ही जैसे उनके अंदर जैसे किसी ने रंग भर दिया हो। वही राजकुमार तनिष्क जिन्हें इन शक्तियों को आपने के बाद अपने शरीर में अचानक ही अनगिनत बदलाव महसूस होने लगे थे। अचानक ही उनके शरीर की सारी दर्द, थकावट, पीड़ा एक ही पल में ही गायब हो गई। उनके बाहरी और आंतरिक दोनों ही घाव तो कुछ ही समय में भर चुके थे। यहाँ तक कि उनके शरीर में रहे उनके पुराने घाव भी इन दोनों शक्तियों ने मिलकर उन्हें पूर्ण तरह से ठीक कर दिए थे। इस समय राजकुमार तनिष्क अपने आप को बहुत अधिक हल्का और बलवान महसूस कर रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उनके ऊपर बरसों से रखा हुआ भारी वजन एकदम से हटा दिया हो। क्या किसी शक्ति को अपने अंदर समेटने के बाद सभी को ऐसा ही एहसास होता है? राजकुमार तनिष्क का शरीर इस समय उन्हें किसी रुई की भांति हल्का और लचीला महसूस हो रहा था, जैसे कि वो अभी हवा में उड़ने के लिए तैयार हो। जिसे महसूस करते ही राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने खुशी खुशी माही की तरफ देखा, जो एक मुस्कान के साथ उसी की तरफ देख रही थी। इस समय वो दोनों वापस रोशनियों की दुनिया से लौटकर समुद्र राज्य के इस जंगल में आ चुके थे, जहां कुछ समय पहले वो दोनों अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। कल रात जो माही और तनिष्क ने जो जोखिम उठकर इस पत्थर को प्राप्त किया था, आज उसे पाने का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका था। बस अगर अब राजकुमार तनिष्क और माही राजा सोम की आत्मशक्ति को दोबारा एकत्रित कर पाए, तो उनका वो कार्य ही जिसके लिए उन्होंने इतनी पीड़ा और कठिन समय देखा है, वो पूर्ण तरह से सफल हो सकता है। जिसके लिए माही ने राजकुमार तनिष्क को अपनी नई एकत्रित शक्तियों का प्रयोग कर सामने रखे सूर्य लॉकेट को पुनः जागृत करने के लिए कहा, जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने वैसा ही किया। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर अपनी दोनों शक्तियों को धीरे धीरे कर अपने शरीर से बाहर निकालकर उसे लॉकेट में भेजना शुरू किया। जो दर्द राजकुमार तनिष्क को इन शक्तियों को अवशोषित करते समय में हुआ था, वो अब लगभग ना के बराबर था। शायद यह इन शक्तियों के राजकुमार तनिष्क को अपनाने का असर ही था कि उनका शरीर जो अपने अंदर से इतनी अधिक शक्तियों से लॉकेट में डाल रहा था, उसके बावजूद भी ना तो उन्हें किसी प्रकार की कमजोरी महसूस हो रही थी और ना ही कोई दर्द।
कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क ने अपना कार्य पूरा कर दिया, जिनके ऐसा करते ही वो सूर्य लॉकेट एक बार फिर अपनी ऊर्जा प्राप्त कर धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ उठने लगा, जिस पर राजकुमार तनिष्क लगातार अपनी शक्तियां दिए जा रहे थे, जिनके ऐसा करने से वह लॉकेट हवा में उड़ता हुआ एक बहुत ही तेज रोशनी में चमका, जो रोशनी उस जंगल के बीचों बीच बने उसे घेरे में चारों तरफ फैलने लगी। वो रोशनी इतनी ज्यादा अधिक और तेज थी कि जिनके चमक को सहने के लिए माही और तनिष्क दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी वो चारों तरफ फैली हुई रोशनी अपने स्थान पर एक बार फिर वापस आने लगी, जिसके कुछ ही समय बाद वो सारी रोशनी उस सूर्य लॉकेट में समा गई। जिसके ऐसा करते हैं वो लॉकेट एक बार फिर शांत हो गया और वापस जमीन पर लौट आया, जिसे देख माही और राजकुमार तनिष्क थोड़ी आसमंजस में थे। क्या इस शक्ति का राजा सोम की आत्मा पर कोई असर पड़ा है भी या नहीं, क्योंकि ना तो उन्हें सूर्य लॉकेट में कोई बदलाव नजर आया और ना ही उन्हें राजा सोम की आत्मा कहीं दिखाई दी। इसलिए वो दोनों ही अब काफी परेशान होने लगे। वहीं राजकुमार तनिष्क ने परेशानी भरी नजरों से सामने बैठी माही की तरफ देखा, जो बहुत ही असमंजस में उसे लॉकेट की तरफ देख रही थी। तभी अचानक राजा सोम की आवाज माही के कानों में आए, धन्यवाद छोटी माही, मैं अब ठीक हूँ। बस मैंने जो अभी इतनी सारी शक्तियों को प्राप्त किया है उन्हें अवशोषित करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कार्य में पूर्ण तरह से सफल हुई हो। वहीं राजा सोम की बातें सुनकर माही ने एक चैन भारी सांस ली। सच में वह एक पल के लिए डर गई थी, कहीं उनकी इतने समय की इतनी मेहनत बर्बाद ना चली गई हो। पर राजा सोम की बातें सुनकर और उन्हें सही सलामत महसूस कर माही की आंखों में छाई वो परेशानी अचानक ही गायब हो गई। जिसके बाद माही ने सामने बैठे राजकुमार तुषार को भी राजा चंद्रसेन का संदेश सुना दिया, जिसे सुन वह भी काफी हल्का महसूस करने लगे। आखिर इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार वह अपने इस कार्य में सफल रहे थे। उनके इतने लंबे समय का सब्र और मेहनत दोनों ही खराब नहीं गए थे, और अब तो राजकुमार तनिष्क को उनकी इतनी कठिन मेहनत का एक बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ था। अब उनके पास भी बाकी सभी शक्तिशाली लोगों की तरह शक्तियां थी, जिससे अब कोई भी व्यक्ति उन्हें इतने आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। बस अब उन्हें वापस लौटकर लगातार अपनी नई मिली शक्तियों के बारे में और अधिक जानना और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना था, ताकि वो जल्द से जल्द शक्तिशाली होकर अपने दुश्मनों से अपने अपनों का बदला ले सके। जिस बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में इतने समय तक सोई हुई बदले की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। पहले वो सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि ना तो राजकुमार तनिष्क को अपने माता पिता की सच्चाई पता थी, और ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जिसके बल पर वो अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। वही माही की नजर अपने ऊपर अपने आसपास के नजारे पर गई। सूरज ढल चुका था और अब धीरे धीरे चांद नजर आने लगा था, जिसे देख अचानक की माही के दिमाग में राजकुमारी रूपाली का ख्याल आया। अब वैसे भी उसका यहाँ का सभी कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसे अपने आगे के कार्य के लिए राजकुमारी रूपाली के पास जल्द से जल्द पहुंचना था। इसके बारे में सोच माही राजकुमार तुषार के साथ तुरंत उसे जगह से टेलीफोन हो गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही वो जगह जो कुछ समय पहले तक उसे पूरे जंगल से गायब थी, वो धीरे धीरे उसे जंगल में वापस समा गई, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी रूपाली के कक्ष में इस समय राजकुमारी रूपाली परेशानी में अपने कक्ष में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वो कभी सामने दरवाजे की तरफ देखती तो कभी खिड़की की तरफ, और फिर दोबारा इसी तरह परेशानी में इधर उधर चक्कर लगाने लगती। इस समय उनके चेहरे की घबराहट और उनके माथे पर आता हुआ पसीना यह साफ बता रहा था कि वो कितनी ज्यादा डरी और भयभीत है। वहीं राजकुमारी रूपाली ने परेशानी से अपने नाखूनों को चबाते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन ही मन कहा, किसी मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं कुछ समय पहले तक एक आजाद पंछी थी, जिसके आसपास सभी लोग उसकी तारीफ है और उसकी मदद के लिए घूमते रहते थे। पर आज देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। मैं चाहकर भी अपनी स्थिति के बारे में अपने परिवार को नहीं बता सकती और ना ही किसी से सहायता ले सकती हूँ। तभी रूपाली की नजर अपने पास छुपा के रखी गई एक पुस्तक पर गई, जिसे देख उसके चेहरे की घबराहट और अधिक बढ़ गई। इस समय रूपाली का दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ रहा था, जिसकी आवाज उसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। यह वही किताब थी जिसे माही ने रूपाली को उसके पिता से कक्ष से लाने के लिए कहा था, जिससे बहुत हिम्मत और परिश्रम के बाद आखिरकार रूपाली पाने में कामयाब रही थी। पर अब उसे इस बात का डर खाया जा रहा था कि अगर गलती से भी उसके पिता को इस बारे में पता चल गया तो वह भी नहीं जानती थी कि वह उसकी क्या हालत करेंगे। वैसे तो उसने बहुत सावधानी बरते हुए इस कार्य को किया था, पर अब इस कार्य को करने के बाद उसका डर हर बीतते पर बढ़ के साथ बढ़ता जा रहा था। उसे बस जल्द से जल्द इस पुस्तक को अपने पास से माही के पास भेजना था, ताकि गलती से भी किसी का शक उसके ऊपर ना जा सके। इसलिए वो बहुत समय से माही के इंतजार में अपनी कक्ष की चारों तरफ चक्कर लगाने में लगी हुई थी। तभी एक तेज रफ्तार के साथ एक अदृश्य शक्ति अचानक ही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में आ गई, जिसे देख सामने खड़ी राजकुमारी रूपाली तुरंत समझ गई कि ये दृश्य शक्ति होना हो माही ही होगी। इसलिए रूपाली ने तुरंत अपने पास छुपा कर रखी उसे पुस्तक को तुरंत निकालकर उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। वही माही, जिसके मन में इस चीज को लेकर काफी दुविधा उठ रही थी
कि क्या रूपाली उसके दिए हुए कार्य को पूरा कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वह इस कार्य को करने से डर जाए और माही का बनाया सारा चक्रव्यूह खराब होने लगे। पर अपने सामने अचानक उपस्थित हुई उसे पुस्तक को देखकर माही के मन में चल रही सारी शंकाएं धीरे धीरे कर शांत होने लगी। इस समय माही के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान छाई हुई थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि रूपाली ने उसके दिए हुए कार्य को इतनी अच्छी तरह किया है कि उसका परिणाम वो अपनी आंखों के सामने देख सकती है। इस समय माही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आ रही थी। आखिर आते भी क्यों नहीं उसके मस्तिष्क में चल रहा वो इतने समय से वो कार्य आखिरकार अब पूरा होने वाला था, जिस चीज की खुशी इस समय माही के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा चंद्रसेन के कक्ष में इस समय राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में अकेले बैठे लगातार कई पत्रों को एक साथ लिखा जा रहे थे। वो कुछ समय रुकते और फिर कुछ लिखने लगते हैं। कुछ देर इसी तरह लिखने के बाद उन्होंने अपने हाथ में मौजूद उसे पत्र की तरफ देखा, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरे भाव आ गए। उन्होंने तुरंत उसे पत्र को नीचे रखा और अपने पास के ड्रॉ से एक काले रंग की अजब सी दिखने वाली मोमबत्ती को निकाल। बेशक ही वो दिखने काली रंग की मोम हो, परंतु इसका आकार बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखा था। इसके तुरंत बाद राजा चंद्रसेन ने अपने पास रखी एक लंबी सी डंडी में आग लगाई और उसे मोमबत्ती को जलने लगे। वही उसे मोमबत्ती के जलते ही उसमें से एक अजीब सा काला धुआं निकालकर उसे मोमबत्ती के चारों तरफ घूमने लगा, जिसे देख राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने द्वारा लिखे गए उसे पत्र को उसे मोमबत्ती की आग में जलना शुरू किया। कुछ ही समय में वो पत्र पूरी तरह जलकर राख बना गया। पर इस समय सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात कोई थी तो ये कि उसे पत्र के जलने के बाद भी उससे जो रख निकालकर आसपास बिखरने चाहिए थी वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस मैच पर राजा चंद्रसेन उसे पत्र को जलाया था उसके आसपास एक काले धुएं के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।